नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें दोस्तों हम जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो हमारा अलग अलग सब्जेक्ट से होगा। जिसमें दोस्तों पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस सभी सब्जेक्ट से यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे और इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन्हें भी हम साथ में करते चलेंगे। तो इस तरीके से हमारा 20+ क्वेश्चन इसमें होने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो बताएंगे जो मूल संविधान था उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। तो याद रखेंगे दोस्तों, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 8 अनुसूचियाँ। अगर वर्तमान में पूछे कि कितनी अनुसूचियाँ हैं तो याद रखेंगे वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगर यहाँ पर हम अनुसूचियों की बात करें तो यहाँ पर 12 अनुसूचियाँ। अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद याद रखेंगे। और भाग की बात करें कि कितने भाग हैं संविधान के, तो 22 भाग। इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। तो बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। तो याद रखेंगे दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ए राइट आंसर हो जाएगा, आर्य समाज की। अगर हम ब्रह्म समाज की बात करें तो याद रखेंगे दोस्तों राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, इन्होंने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो इन सभी को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो बताएंगे, बहुत से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखेंगे दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। सी राइट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कब होती है। तो याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और बात करें दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष, तो याद रखेंगे 11 दिसंबर 1946, यानी 2 दिन बाद दूसरी बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पर चुना जाता है। तो याद रखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको यहाँ पर लगाना है। और पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगला प्रश्न है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करेगा। बताएंगे, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करेगा। तो याद रखेंगे, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। और यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता तो उपराष्ट्रपति कार्य करते, बट यहाँ पर उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उस पद पर कार्य करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है देशांतरों की संख्या कितनी है। बताएंगे दोस्तों देशांतरों की संख्या कितनी है। तो देशांतरों की संख्या है टोटल 360 देशांतर हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा, 360। बात करें दोस्तों 180 डिग्री देशांतर रेखा की, तो इसको तिथि रेखा भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, यदि पूछा जाए कि विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो याद रखेंगे दोस्तों 111 किलोमीटर की दूरी होती है विषुवत रेखा पर 2 देशांतरों के बीच। और यदि बात करें ध्रुवों पर, क्योंकि इस तरीके से देखिए देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, तो यदि हम ध्रुवों पर बात करें तो ध्रुवों पर ये देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, आपस में मिल जाती हैं। और यहाँ पर विषुवत रेखा पे इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। ये ध्यान रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था। बताएंगे विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था। तो याद रखेंगे पेंसिल्वेनिया यानी USA, अमेरिका में दोस्तों तेल का पहला कुआं खोदा गया था। तो ए राइट आंसर हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए। और यदि बात करें हम भारत में तेल का पहला कुआं कहाँ पर खोदा गया था, तो याद रखेंगे भारत के असम राज्य में डिगबोई। कहाँ पर? डिगबोई असम में। डिगबोई असम में तेल का पहला कुआं खोदा गया था जो भारत में। और विश्व में बात करें तो पेंसिल्वेनिया यूएसए याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो बताएंगे लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। लोकसभा में याद रखेंगे दोस्तों, लोकसभा में पद धारण करने की जो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष होती है। बी राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। और यदि बात करें राज्यसभा में, तो राज्यसभा में कितनी होती है? राज्यसभा में 30 वर्ष होती है। ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा, तो लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा पद के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अब देखिए लोकसभा और राज्यसभा और यहीं पर अगर हम राष्ट्रपति को जोड़ दें तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से संसद बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 35 वर्ष, देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम आयु होती है वह 35 वर्ष होती है, ये आपको ध्यान रखना है। 21 वर्ष पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह 21 वर्ष होनी चाहिए, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य परंपरा सबसे पहले विजयनगर के समय विकसित हुई थी। तो कौन सी वह दक्षिण भारतीय परंपरा है जो विजयनगर के समय विकसित हुई थी। तो विजयनगर कहाँ की दोस्तों यहाँ पर साम्राज्य था, तो ये कर्नाटक में। विजयनगर कहाँ पे? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में इसमें कौन सा यहाँ पर नृत्य है, तो याद रखेंगे यक्षगान। यक्षगान कहाँ का नृत्य है? कर्नाटक का, जो कि विजयनगर के समय यहाँ पर विकसित हुई थी। तो डी राइट आंसर हो जाएगा यक्षगान। अब बात करें दोस्तों भरतनाट्यम, तो यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और बात करें कुचिपुड़ी, तो ये आंध्र प्रदेश, कहाँ का? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। तो इन सभी को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अगला प्रश्न है कि दलखाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है। बताएंगे दलखाई नृत्य, तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। दलखाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका उड़ीसा से संबंधित। कहाँ से? उड़ीसा से दलखाई नृत्य। देखिए दलखाई नृत्य याद रखेंगे उड़ीसा से संबंधित है। और नुआखाई त्यौहार, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नुआखाई त्यौहार कहाँ से संबंधित है, तो ये भी उड़ीसा से संबंधित है। नुआखाई त्यौहार पूछा जाए। छत्तीसगढ़ याद रखेंगे राउत नाच नृत्य, राउत नाच, पिंडवानी और सुआ नृत्य, इन सभी को आपको ध्यान रखना है। राउत नाच, पिंडवानी, सुआ नृत्य, ये सब कहाँ किए जाते हैं, तो ये सब छत्तीसगढ़ में किए जाते हैं। असम में बिहू याद रखेंगे आप, बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बिहू कहाँ का है, तो ये असम में। और उड़ीसा का नुआखाई आप याद रखेंगे राजस्थान में। गणगौर याद रखेंगे राजस्थान का। गणगौर, कालबेलिया, ये सब कहाँ किए जाते हैं, तो ये सब राजस्थान में किए जाते हैं। घूमर, तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे है। तो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में जो उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके पास है, तो ये अधिकार किसके पास है, ये अधिकार संसद के पास है। सी राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। अब देखिए इससे संबंधित 2 अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। कौन कौन सा? यहाँ पर 214 अनुच्छेद याद रखेंगे और 231, ये दोनों आर्टिकल आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर 214 की बात करें तो इसमें कहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक यहाँ पर उच्च न्यायालय होना चाहिए। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 214 में कहा गया है प्रत्येक यहाँ पर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय।
और बात करें 231 की, तो 231 महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय यहाँ पर साझे में स्थापित किया जा सकता है। यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही न्यायालय यहाँ पर कार्य कर सकता है, एक ही उच्च न्यायालय। अब बात करें जैसे अगर हम अंडमान निकोबार की, तो उसका उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो उसका उच्च न्यायालय है कोलकाता में। तो इस तरीके से ये आपको आर्टिकल ध्यान रखना है 231 कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय यहाँ पर कार्य कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है। बताएंगे मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है। तो आप सभी को पता होगा कि मनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से है। किससे संबंधित है, हॉकी से, जो कि भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन है मनप्रीत सिंह, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला प्रश्न है कि खेल खिलाड़ियों की संख्या का कौन सा युग्म सही है। तो इस तरीके से देखिए 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट सेकंड, और इनमें से कौन सा सही है ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए पोलो और यहाँ पर 4 है, तो खेल और खिलाड़ी, तो खेल है पोलो और खिलाड़ी कितने हैं, 4। तो पोलो में क्या 4 खिलाड़ी होते हैं, तो ध्यान रखेंगे पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट सही है कि पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी में देखिए, रग्बी में 11 नहीं, रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। तो बी सेकंड वाला हमारा क्या है, गलत है। तो हमसे पूछा है कौन सा युग्म सही है, तो केवल फर्स्ट सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल फर्स्ट। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर कुछ खेलों की बात करें दोस्तों, जैसे फुटबॉल, याद रखेंगे फुटबॉल, क्रिकेट, इन सब में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, इन सब में यहाँ पर 11 प्लेयर होते हैं। कितने, 11 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 होते हैं। बात करें दोस्तों बेसबॉल, किसकी, बेसबॉल की, तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है, इन सभी से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं, बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं। खो खो में भी 9 खिलाड़ी होते हैं, और बास्केटबॉल में दोस्तों 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। तो इन सभी को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है। तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो राष्ट्रपति पर जिससे महाभियोग यहाँ पर लगाया जाता है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 61। अब यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ये सभी हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। अनुच्छेद 76 याद रखेंगे, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, यानी दोस्तों महान्यायवादी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। अनुच्छेद 72 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जो क्षमादान प्रदान करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान, ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 72 में है क्षमादान। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान, तो आर्टिकल 72 है। आर्टिकल 78 भी याद रख लेंगे कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य यहाँ पर दिए गए हैं आर्टिकल 78 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। 1527 में किसके बीच, तो राणा सांगा और बाबर के बीच यह युद्ध हुआ था। तो सी राइट आंसर हो जाएगा, बाबर। देखिए अगला प्रश्न है किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। और सीमांत गांधी भी कहा जाता है इन्हें, सीमांत गांधी। तो याद रखेंगे फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है। तो किसी चीज़ को जलाने के लिए या किसी चीज़ का जो दहन होता है उसके लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो याद रखेंगे दोस्तों जो दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। कौन सी गैस आवश्यक है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज़ दहन नहीं हो सकती, वह जल नहीं सकती। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन।
हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बताएंगे अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों लगभग कि बेसबॉल क्या है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अब अभी हमने बात किया था कि बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में। बास्केटबॉल में बात करें तो बास्केटबॉल में दोस्तों 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं, ये ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंक एक अम्लीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें से कौन सा अंक है जो अम्लीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है? तो पीएच क्या होता है? तो पीएच दोस्तों एक स्केल पैमाना होता है जिसमें 1 से 14 तक के अंक उसमें निहित होते हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें 7 से पहले जो भी अंक होते हैं उसे हम अम्लीय कहते हैं, अम्लीय यानी एसिडिक, तो उसे हम एसिडिक यानी अम्लीय कहते हैं। और जो यहाँ पर 7 से अधिक होते हैं, 7 से अधिक, 7 से कम अम्लीय होते हैं, 7 से अधिक क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। 7 से अधिक क्या होते हैं? क्षारीय। तो 7 से कम अम्लीय होते हैं, 7 से अधिक क्षारीय होते हैं। और लेकिन 7 हो तो उसे हम उदासीन कहते हैं, जो 7 पे होता है उसे उदासीन कहते हैं। तो हमसे पूछा है कि कौन सा यहाँ पर अम्लीय है, अम्लीय का मतलब यानी 7 से कम, तो 7 से कम कौन सा है? तो सी ऑप्शन में देखिए 2 है, 7 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें 12, 9, 8, तो ये सब क्या है? ये सब क्षारीय हैं क्योंकि 7 से अधिक हैं, और ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन 7 पर अगर हो तो उसे हम उदासीन कहेंगे, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? तो बताएंगे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गीत के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे मोहम्मद इकबाल दोस्तों इस गीत के लेखक है, सी राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। अगर हम दोस्तों बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर याद रखेंगे राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर याद रखेंगे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करें तो वंदे मातरम जो गीत है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये आपको ध्यान रखना है। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस वर्ष में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो बताएंगे आरबीआई यानी भारत, यहाँ पर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों यंग हिल्टन कमीशन द्वारा 1935 में इसकी स्थापना होती है। 1935 में स्थापना पूछे कब होती है? तो 1935 में आप बताएंगे इसकी स्थापना होती है किस कमीशन द्वारा? तो यंग हिल्टन आयोग द्वारा या यंग हिल्टन कमीशन द्वारा। अब यदि पूछा जाए कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो याद रखेंगे दोस्तों 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। 1949 में। स्थापना कब होती है? 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1949 में। और किस आयोग द्वारा इसकी स्थापना होती? तो यंग हिल्टन आयोग द्वारा। तो 1949 हमसे पूछा है राष्ट्रीयकरण, तो राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चंस, और इससे अधिक भी हमने प्रश्न किए क्योंकि जो भी क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे गए थे वो भी हम साथ में करते चले। तो इसमें से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे थे, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और क्लास कैसी लगी इसे भी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।